नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आईएनएच सेहत आप देख रहे हैं। आईएनएच 24/7 का ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। सेहत में हम हर बार अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और एक्सपर्ट से जानते हैं इन बीमारियों के बारे में डिटेल के साथ और साथ ही साथ उनसे जुड़े सुझाव भी। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है और आजकल हर कोई, ये कहें हर दूसरा आदमी इससे दो चार हो रहा है, वो है ओबेसिटी और ओवरवेट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ओबेसिटी और ओवरवेट में एक बड़ा अंतर भी होता है। आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आप मोटे हैं या आपका वज़न ज़्यादा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और ये किस तरह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं तो आप मोटे भी हैं। मोटापे और ओवरवेट के बीच एक महीन बहुत बारीक सा गहरा अंतर है, लेकिन इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप इसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव जोशी जी, जो कि लेप्रोस्कोपिक एंड जीआई सर्जन हैं, NHMMI नारायणा से अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर गौरव, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद मुझे आमंत्रित तो करने आइए के शुरुआत लिए। करते हैं आज के शो की। और दुनिया भर में चूँकि वज़न को लेके, मोटापे को लेकर कई सारे इलाज हैं जो हम जानते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच है कि मोटापा कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो पहले ये समझें कि हम ओवरवेट हैं या मोटापा है, कितना खतरनाक है। डॉक्टर गौरव, पहले तो डिटेल से आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरवेट और ओबेसिटी, इन दो में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस कैसे हम इसमें कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का सामान्य से ज़्यादा वजन होना, ये ओवरवेट कहलाता है। अगर ये वज़न इतना ज़्यादा हो जाए कि इस ओवरवेट के चलते किसी को बीमारियों का सामना करना पड़े, लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाएं और तकलीफ़ होने लगे, तो इन कारणों से जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम ओबेसिटी का नाम देते हैं। तो इन जनरल हर व्यक्ति जिसे ओबेसिटी है वो मोटापे पे रहेगा, लेकिन हर मोटापे वाला व्यक्ति ओबेसिटी का पेशेंट नहीं माना जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि अगर मेरा वज़न सामान्य से ज़्यादा हो जाए और इतना ज़्यादा हो जाए कि मुझे उससे शारीरिक तकलीफ़ होने लगे, तो मैं उसे ओबेसिटी का नाम दूंगा। तो ओबेसिटी एक बीमारी की संज्ञा है। जी। तो मतलब मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि दोनों में से खतरनाक ज़्यादा क्या है? क्या दोनों ही खतरनाक है और ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? नहीं, खतरनाक तो दोनों ही हैं, क्योंकि ओवरवेट ही शुरुआत होती है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये वेट इतना बढ़ जाए कि हम उसे कंट्रोल ना कर पाएँ तो ये ओबेसिटी का रूप ले लेता है। तो आम तौर पे दोनों ही खतरनाक है, लेकिन बीमारी की संज्ञा ओबेसिटी को दी गई है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका वेट ज़्यादा है लेकिन वो उससे बीमार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ओबेसिटी में नहीं आते हैं। उन्हें ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ अभी नहीं हो रही है। जी। इसमें डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि ओबेसिटी जो है इससे बीमारी की संज्ञा दी गई है, लेकिन एक 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 कैलकुलेशन होता है कि आपकी हाइट इतनी है तो आपका वज़न इतना होना चाहिए और कितना एक एज वाइज भी रहता है कि इतना हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझाइए ताकि हमारे दर्शक और बेहतर तरीके से जान सके। शुरुआत से हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जी, तो ओबेसिटी और ओवरवेट जैसी चीज़ें हैं, ये हमारे समाज में पाई जा रही हैं। कितनी पाई जा रही हैं इसका कोई मापदंड नहीं था पहले। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं तो पहले कई 100 साल पहले अगर किसी से पूछा जाए कि इस गांव को क्रॉस करने के लिए, इस जंगल को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा या कितना दूरी है, तो कुछ इस तरह का उत्तर होता था कि इसको क्रॉस करने के लिए घोड़े पे 7 दिन लगेंगे, पैदल 15 दिन लगेंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से ओबेसिटी को नापने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसान करने के लिए हमने एक कैलकुलेटर बनाया, उसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI। तो इससे हम ओबेसिटी को नाप सकते हैं और आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, दरअसल पहले उनसे बात कर लेते हैं। सुप्रिया जी, उन्होंने हमें इंदौर से कॉल किया है। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में आईएनएच सेहत में। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, जिसकी वजह से मेरा 9 to 10 आवर्स सिटिंग जॉब है, जिसकी वजह से मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। क्या कोई ऐसा डाइट चार्ट है जिसे मैं फॉलो कर सकती हूँ और अपना वेट कम कर सकती हूँ? वेट कम करने के लिए डाइट चार्ट मस्ट है। आमतौर पे वेट गेन ही इसलिए होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं
और जितना खाते हैं उससे कम हम खर्चा करते हैं। तो आमतौर पे जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है, जो जिसमें 9 to 10 आवर्स का सिटिंग वर्क होता है, उसे हमें एक डाइट चार्ट ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको इंटरनेट पे, किताबों पे बहुत सारे डाइट चार्ट मिल जाएंगे, पेड प्लान्स मिल जाएंगे, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा डाइट हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है नंबर ऑफ़ कैलोरीज़। वो कैलोरीज़ आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। आपको उतना ही खाना है जितना आप खर्च कर सको। तो अपनी डाइट को जितना भी आप खा रहे हैं अभी, उससे 20% कट शॉर्ट करें और उनकी जगह जो भी आप खाते हैं पोषक डाइट लेना शुरू करें। हरी सब्जियां, सैलड्स, ये सब आप सेवन करिए। जंक फूड से दूर रहिए। आमतौर पे ऑफिस वर्क में क्या होता है कि व्यक्ति यूजुअली 2 से 3 बार चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है और कुछ भी मंचिंग करता रहता है। ये मंचिंग हमें बंद करनी है। इनकी जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है, सैलेड्स लेने हैं, और जितनी भी देर की सिटिंग होती है उसके बाद आपको वॉक ज़रूर करना है, सुबह या शाम, डॉक्टर जो भी गौरव, आपको लगे। एक मिनट मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ इससे भी, क्योंकि देखिए कुछ कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि उसे पचने का समय मिले, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीच बीच में ये मत खाइए। ऐसा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब हम किसी के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, चार्ट लेते हैं, तो वो भी इतनी सारी चीज़ें खाने को बोलते हैं। आमतौर पर उतना शायद कोई खाता भी ना हो, और आज के समय में जब सब वर्किंग में हैं तो दिक्कत होती है। तो इसे कैसे हम जो है सही समझें, या किसे सही समझें कि बार बार खाना चाहिए दिन भर या नहीं खाना चाहिए? ये एक मिथ है कि हमें 2 बार खाना चाहिए, हमें 6 बार खाना चाहिए, या हम 6 बार खाएंगे थोड़ा थोड़ा तो हम पतले रहेंगे, या 2 बार ज़्यादा खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शरीर पे निर्भर करता है। ये जितने भी डाइट चार्ट्स होते हैं ये वेस्टर्न डेटा पे आधारित होते हैं, ये हमारे डेटा पे नहीं है। हम टोटल जितना खाते हैं हमें वो कैलकुलेट करना है कि हम कितना खा रहे हैं। सपोज हम 2000 किलो कैलोरी डेली ले रहे हैं और हमारा वज़न जो है 1 साल में 2 किलो बढ़ रहा है, तो हमें उसे 2000 से 1600 किलो कैलोरी पे फिक्स करना है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये हमें हर महीने इवैल्यूएट करना है, हर हफ्ते अपना वेट करके देखना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 6 बार खा रहे हैं या 3 बार खा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं रायपुर से, सौरभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि अपने इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बिल्कुल भी वेट न कराएं। हेलो सौरभ जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था कि मेरी हाइट है 6.3। हाँ। और वेट भी बढ़ती ही जा रही है, 100 प्लस है लगभग। कितना होना चाहिए परफेक्ट? देखिए, परफेक्ट वेट आपको कैलकुलेट करना होगा BMI कैलकुलेटर के ज़रिए। आपकी हाइट है 6 फीट 3 इंचेस। आपको इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले अपने वज़न को इस हाइट से 2 बार डिवाइड करना है, उसमें जो आंसर आएगा वो BMI है। हमारा BMI 18 से 25 के बीच होना चाहिए। अगर वो 25 से ऊपर है और 30 के अंदर है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आएंगे। आपको निर्धारित लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आप वापस 25 के अंदर आ सकें। जी, तो सौरभ जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और ये बड़ा कैलकुलेटिव होता है, ऐसे मत समझिए, और इसके लिए आपको डिटेल में समझना है। लेकिन मैं ये कहूँगी सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि आप नहीं भी हैं तो आगे आप इससे ग्रसित ना हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है डॉक्टर साहब, ये जानना बेहद ज़रूरी है ओबेसिटी के। कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं, या क्या हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में क्या स्किप कर रहे हैं दरअसल कि ये समस्या हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या हर दूसरे आदमी को है। देखिए, जो ओबेसिटी की समस्या है उसके कारण बहुत से हैं। इसको एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ की संज्ञा दी गई है। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसके बहुत से कारण हैं। सारे कारण आपस में मिलकर के ओबेसिटी जनरेट करते हैं। आपको उदाहरण से मैं बताऊं तो एक होता है हमारा जेनेटिक मेकअप। अगर पेरेंट्स दोनों मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चों में भी वो ओबेसिटी आए। दूसरी चीज़ होती है ज़रूरत से अधिक खाना। तीसरी चीज़ होती है कम एक्सरसाइज करना, काउच पे बैठे रहना, सिटिंग वर्क ज़्यादा करना, एक्सरसाइज ना करना। तो ये सारे कारण मिलकर के किसी को मोटा, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये अभी एक बड़ा चल रहा है ना, हर कोई बता रहा है कि आप पतले कैसे हो, कैसे, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर रील्स डाली जा रही हैं।
और सोशल मीडिया पर तो अब लगता है कि सभी लोग ज्ञान वाले हो गए हैं, लेकिन वो ज्ञान कहाँ तक सही है, कितना सही है, ये भी डाउटफुल होता है, लेकिन लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। तो आपके हिसाब से कि यदि हम डेली अपने सुबह से शाम तक के खाने की बात करें तो एक सही डाइट किसी के लिए भी क्या हो सकती है? हालांकि एज वाइज होगा, लेकिन फिर भी एक यंग पीपल के लिए यदि वो 20 से 30 के बीच है या 30 से 40 के बीच है, तो आप इसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, आज 21वीं सदी, जैसे आपने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, मतलब हर कोई अपना रील्स बना रहा है, हर कोई अपने तरीके बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं ये सच हो। तो उसके लिए हमें खुद वर्कआउट करना है। हमारा डाइट प्लान ऐसा कुछ होना चाहिए कि सबसे पहले, जो इन जनरल मैं बताऊं, तो आपको जंक फूड हटा देने चाहिए डाइट से। जो हम बाहर जाके मंचिंग करते हैं, समोसे खाते हैं या बर्गर्स खाते हैं, ये हमें कट शॉर्ट करना है, ये मस्ट है। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी दिन भर जो लेते हैं, ये हमें कट करना है। तो ये अनावश्यक कैलोरीज हटाने से बहुत लोग ओबेसिटी से नॉर्मल वेट की श्रेणी में आ जाएंगे। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ही ये हमारा पेट की चर्बी, हमारा वज़न कम करता है, बल्कि हमें फिट रहने के लिए मोटिवेट करता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। संगीता जी भोपाल से जुड़ रही हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जैसे ना मेरे फादर हैं, उनका वो थोड़े से ना मतलब हेल्दी तो मोटापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो थोड़े से ना हेल्दी हैं, लेकिन उनकी ना उनका जो स्टमक है, पेट है, वो बहुत बाहर निकल रहा है। तो ये भी क्या एक मोटापे का कोई लक्षण होता है? जी डेफिनेटली। मोटापे को हम सिर्फ BMI से ही नहीं नापते। मेल में यूजुअली क्या होता है कि 40 और 50 की एज के बाद सेंट्रल ओबेसिटी की एक बीमारी होती है, जिसमें हाथ पैर वगैरह तो सब पतले होते हैं, लेकिन फैट का जो मेन डिपोजिशन होता है वो सिर्फ बेली में होता है ना, पेट में होता है। तो ये वाली ओबेसिटी भी काफ़ी ख़तरनाक होती है और एक बीमारी की तरफ ले जाती है। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है वॉक करना, रनिंग करना। अगर वॉक और रनिंग नहीं कर सकते तो वेट ट्रेनिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। इससे मेल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है और इस तरह की जो सेंट्रल ओबेसिटी है उससे बचाव होता है। एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर गौरव मेरा, क्योंकि संगीता जी को तो आपने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है मन में कि लोग कहते हैं शादी के बाद जो मेल है उनका पेट बढ़ जाता है। ये मिथ है, ये सच है? ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद पेट बढ़ जाता है। उसका बढ़ने का कारण अन्य होते हैं, मतलब वो या तो ज़्यादा खाने लगते हैं या आराम से रहने लगते हैं, एक्सरसाइज की कमी होना। नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तब भी आदमी ज़्यादा तनाव में खाता है, ऐसा बोलते हैं। तनाव में कुछ लोग तनाव में कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि शादी के बाद किसी को तनाव नहीं, होता है। लेकिन कुछ लोग यही मान रहे होंगे, बल्कि ज़्यादातर यही मान रहे हैं कि हमें तनाव है इसलिए हमारा पेट बाहर आ गया। नहीं। जी खैर, ये विषय अलग है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब महत्वपूर्ण बात है, हमने पुरुषों की तो बात की, लेकिन महिलाओं का आमतौर पर ऐसा होता है कि उनके साथ भी ये दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है महिला पुरुष, डॉक्टर्स के लिए तो दोनों समान होते हैं। बहुत सारी चीज़ें शारीरिक रूप से एक सी होती हैं, इसलिए एक्सरसाइज करना और संतुलित खाना खाना, अच्छा खाना खाना, जंक फूड अवॉइड करना, ये सब मस्ट है। लेकिन इस बीच क्या ओबेसिटी प्रजनन को भी प्रभावित करती है, उसकी क्षमता पर इफेक्ट डालती है? जी, ये जो प्रजनन का मामला है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत सारे शरीर के हार्मोन्स काम करते हैं, लेकिन ओबेसिटी में ये पाया गया है कि चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चर्बी से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टिलिटी या फिर प्रजनन क्षमता को इफ़ेक्ट करते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि तकरीबन जो इफ़ेक्ट है वो 3 गुना तक होता है, मतलब 3 गुना कम फर्टिलिटी हो जाती है फीमेल्स की इन केस ऑफ ओबेसिटी। यहाँ पे आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि डिलीवरी के बाद भी जो पेट बढ़ता है, क्या उसके भी कोई विशेष कारण होते हैं? कुछ का बढ़ता है, कुछ का नहीं बढ़ता है? क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हम अभी हमें डिलीवरी हुई है, इस वजह से पेट बढ़ गया, ऑपरेशन से पेट बढ़ गया। उसे किस तरह देखते हैं आप लोग? यूजुअली डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं और डिलीवरी के दौरान जो हमारा जो सिस्टम होता है ब्रेन में, वो ज़्यादा खाने का बन चुका होता है, इसलिए वह डिलीवरी के बाद भी चलता रहता है। तो उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए मोटापा यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होने लगता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जाए तो प्रेगनेंसी के बाद बहुत सी महिलाएं आसानी से वेट लूज़ करती हैं।
यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि यदि कंसीव करना है और आप ओबेसिटी से प्रभावित हैं या है आपको ओबेसिटी, आप ओवरवेट हैं, तो क्या दिक्कत होती है डॉक्टर गौरव कंसीव करने में? हाँ, ओव्यूलेशन की जो दर होती है वो काफ़ी मोटापे की वजह से कम हो जाती है। पीसीओडी जैसी बीमारियाँ, ओवरी से रिलेटेड कई और डिजीज़, थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें मिल करके प्रजनन क्षमता को कम करते हैं, उसमें ओव्यूलेशन की कमी आती है। इस वजह से जो कंसीव का दर है वो कम हो जाता है। जी, तो क्या ये दोनों के लिए खतरनाक होती है, माँ और बच्चे के लिए, या रिस्क होता है इसमें? देखिए, रिस्क तो होता है, पर उसको अभी तक इतना नापा नहीं गया है कि कोई ओबीस है तो उसे 100% ये होगा या बच्चे को ये होगा। लेकिन ये पाया गया है कि जो ओबीस महिलाएं होती हैं उनमें ओवरवेट बच्चे के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस दौरान डायबिटीज़ होने का चांसेस होते हैं, और बच्चे को भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी यानी कि क्षतिग्रस्त अंग होने के संभावनाएं बनी रहती है। तो ये जो खूब सारे काजू, किशमिश, बादाम, ये जब प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं खाने के लिए, इनको क्या जो महिला ओबेसिटी से पीड़ित है उसे अवॉइड करना चाहिए? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए, किसी भी चीज़ का मॉडरेशन ज़रूरी है। अगर कोई डेली 100 ग्राम काजू खाने लग जाए तो वो भी ओबेसिटी की तरफ ही बढ़ेगा। हमें उतना ही खाना चाहिए, 10-5 बादाम, 10-5 काजू, किसी भी फैट का आप सेवन कर सकते हैं मॉडरेशन में। आप डीप फ्राइड चीज़ें खा सकते हैं मॉडरेशन में, जैसे हफ्ते में 1 आध बार। आप अच्छे घी का सेवन कर सकते हैं, इनफैक्ट वो ज़रूरी भी होता है। लोग लड्डू खाते हैं घी के, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हमने जो कारण है, लक्षण है, इस पर तो बात की, लेकिन उपचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या विकल्प है ओबेसिटी के लिए? क्या विकल्प फ़िलहाल मौजूद हैं? क्या लेटेस्ट में है अभी, मतलब जो नया इनोवेशन हुआ है साइंस में, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप थोड़ा सा जागरूक करें। एक तो टाइम टेस्टेड फार्मूला है जो बहुत पॉपुलर है डाइट का। डाइट आपको फिट रखने में बहुत मदद करती है, ओबेसिटी से भी फाइट करती है, लेकिन ये एक हद तक ही कारगर है। जैसे एक डाइट प्लान को मेंटेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ट्रांजिएंट या इनिशियल वेट लॉस के। एक ऐसा डाइट प्लान जिसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें, वही डाइट प्लान सबसे सक्सेसफुल होता है। आजकल इंटरनेट पे मार्केट में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कीटो डाइट होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें चूज़ करना है जिसको हम लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। और जो वेट लॉस की जो दर है वो इतनी स्लो होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे, आपके मन को इफ़ेक्ट ना करे। जी, डॉक्टर गौरव, एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ लोग दवाएं लेते हैं पतला होने के लिए, क्योंकि उनको एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि उनको डाइट फॉलो नहीं करना, तो वो दवाओं का सेवन करते हैं। ये दवाएं कितनी ठीक हैं, और क्या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए ओवर द काउंटर लेना इसको ठीक है? अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया था, किसी ने वेट लूज़ करने के लिए काफ़ी सारे थायराइड की टैबलेट्स खा ली थी। तो ये बिल्कुल ही ना करें। आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपको सस्टेन वेट लॉस करा सके। कुछ दवाइयाँ थी इनिशियली जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे 2 से 2.5 किलो वज़न कम हुआ करता था, बट दवाएं उतनी ही कारगर हैं। आप 2 से 2.5 किलो वज़न अपना कम कर सकते हैं उनसे, बट वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए कारगर नहीं होगी, आप उसे ज़िंदगी भर नहीं ले सकते। जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या सर्जिकल विकल्प भी हमारे पास हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इसमें एक विकल्प है, वो कितना ठीक है? क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे संशय भी रहते हैं कि एक समय के लिए होता है, फिर से वो मोटापा, दूसरा बॉडी के लिहाज से कि वो दूसरी चीज़ों को साइड इफ़ेक्ट पहुँचाता है या हानिकारक हो सकता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज़। डेफिनेटली, जितने भी तरीके हैं वेट लॉस के, उसमें से सबसे कारगर जो तरीका है वो सर्जरी का ही है। सर्जरी ये लेप्रोस्कोपी द्वारा होती है, पर ये सर्जरी उन्हीं को की जाती है जिनको मोटापे से बीमारियां हो रही हों। इस तरह की सर्जरी से कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति 40 से 50 किलो वजन 2 या 3 साल में लूज़ कर जाता है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगता है। तो उसके बाद उसे दोबारा से होने का चांस नहीं रहता? देखिए, अगर सर्जरी के बाद भी मरीज़ या व्यक्ति बहुत सारा खाना खाने लग जाए तो वो फिर से वेट गेन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी करने के बाद कभी वेट गेन नहीं होगा।
सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यक है एक डाइट फॉलो करना और एक एक्सरसाइज प्लान पे टिके रहना। तो इसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं शरीर में लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आमतौर पे जो एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, जो एक अपेंडिक्स, जो अन्य किसी भी ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैसे ही होते हैं, जी उनसे अलग या उनसे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन एक अनुभवी सर्जन की निगरानी में या उनसे अगर सर्जरी होती है तो ये इनकी दर बहुत कम हो जाती है। जी डॉक्टर गौरव, कितनी सिटिंग लेनी होती है या एक बार में कितना आपका मोटापा जो है वो इस सर्जरी के ज़रिए बाहर निकलता है? नहीं, मतलब अब बहुत आम सा भाषा में सवाल है, लेकिन हर किसी के मन में एक क्वेरी होती है कि एक बार में हम कितना पतला होंगे। नहीं, एक सर्जरी एक ही बार होती है यूजुअली, मतलब हम वैसा ही करते हैं। एक ही सर्जरी में आपको लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिल जाता है पेट मोटापे से। और जो हमारे एक्सपीरियंस में है, जो हम सर्जरीज़ करते हैं, पहले 3 महीने में ही आप कम से कम 20 से 22 किलो वज़न कम कर लेते हैं और 1 साल के अंदर आपका वज़न 30 से 40 किलो तक कम हो जाता है। खाने में अभी ये कहा जा रहा है कि गेहूं जो है वो बहुत नुकसानदायक है, तो जो रोटियां हैं, चूँकि मिक्स भी आ रहा है ना, मैदा और गेहूं, आजकल जनरली लोग पैकेट्स लेते हैं जो, तो क्या हमें मिक्स जो अनाज है उसकी रोटियां खाना आप सजेस्ट करते हैं? चावल कितना खाना चाहिए? कुछ डाइटिशियन कहते हैं कि चावल खाइए, कुछ डाइटिशियन कहते हैं कि चावल बिल्कुल मत खाइए। इसे लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन भिलाई से एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, पहले उनसे बात कर लेते हैं। शिवांगी जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी हेलो सर, नमस्कार। सर मुझे ना आपसे ये पूछना था कि मेरा वेट जो है ना वो कंटिन्यू मतलब बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि मेरा डाइट वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ तक कि खाना पीना भी मेरा ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुराक ज़्यादा नहीं है, बट वेट मेरा लगातार जो है वो गेन होते जा रहा है। तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले तो आप एक डायरी पे लिखिए कि आप दिन भर में खाती क्या क्या हैं और कितना उसको बर्न करते हैं। आजकल नेट पे, गूगल पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर हैं, तो आप पहले हिसाब बनाइए कि आप कितनी कैलोरीज़ ले रही हैं। अपने वज़न के हिसाब से आपको जितनी कैलोरीज़ लेना चाहिए उतनी लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो किसी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जी शिवांगी जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और डॉक्टर गौरव, अब चलते चलते, चूँकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन ये इतना बड़ा विषय है कि इसको यदि 1 घंटा भी किया जाए तो कम है। लेकिन आपसे चलते चलते ज़रूर पूछना चाहेंगे, जो मैंने चावल और रोटी को लेकर सवाल किया था, कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है और किस तरह इसको खाया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में? एक जनरल मैं चाहूँगी कि सुझाव आप दे दें सभी के लिए। देखिए, जो हमारा इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेजर कंपोनेंट होते हैं। मतलब हम वसा या प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं और ये हम हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। तो ये एक मिथ है कि रोटी खाना चाहिए या चावल खाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में यूजुअली लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ भी ओबेसिटी और मोटापे की दर उतनी ही है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है आप रोटी या चावल खाते हैं, आप मिक्स खाइए, रोटी भी खाइए, चावल भी खाइए। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिससे वो रोटी पचा नहीं पाते हैं, तो बट ऐसे लोग 100 में एक आध ही कोई होते हैं, तो वो तो मेडिकल कंडीशन है, वो तो अपन डील कर सकते हैं। बट रोटी, चावल, ज्वार, बाजरा, आप किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। इनफैक्ट मिक्स ही होना चाहिए डाइट। जी, और उम्मीद है कि ये जो सुझाव हैं आप इनको ज़रूर अपनाएंगे। और ओवरवेट या ओबेसिटी के मामले में पहले आप तय कीजिए कि आप किस सेक्शन में हैं, किस तरफ हैं, और इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ भी मत कीजिए। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कम से कम यूट्यूब और रील्स देखकर तो मत कीजिए, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि अंदर कौन कौन सी बीमारियां घर कर रही हैं। इसलिए ये बेहद संवेदनशील विषय है। उम्मीद करेंगे INH सेहत में आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी मिली है, और आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए और एक अच्छा डाइट चार्ट प्लान कीजिए। क्या एक्सरसाइज करनी है, आपके हेल्थ के हिसाब से दूसरी कोई बीमारियां तो नहीं है, उसे देखते हुए आपको क्या प्रेफर करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल डॉक्टर गौरव, आपने वक्त निकाला और मैं दर्शकों को इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और INH सेहत में फ़िलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।